हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्ट आई है मेरी बेटी के फ्रेंड्स के थ्रू कि कुछ किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स हमें बताए जाएं, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन होती है जो लोग बिगिनर्स होते हैं उनके लिए। तो अगर आप मेरी उम्र के हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक चीज़ों के पता लगते ही बहुत सारी और चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बस आज मैं उन्हीं बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो होपफुली आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आई थी और कुछ चीज़ें मैंने खुद से ऐड ऑन की थी। हम सब गर्मियों में नींबू पीते हैं, लेकिन इन्हें स्टोर करना कई बार हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो बिगनर्स के लिए तो खैर मुश्किल होता ही है। इनको बाहर रखें या फ्रिज में रखें, थोड़े टाइम में ये सूखने लगते हैं। तो दो रास्ते हैं, या तो इनको पानी में डिप करके आप फ्रिज में स्टोर कर लीजिए, या फिर जैसे मैंने हल्का हल्का ऑयल अप्लाई किया है वैसे इस पे ऑयल अप्लाई करके आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इससे ये हवा के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ये ड्राई भी नहीं होंगे, इनका जूस भी एज इट इज रहेगा और साथ में इनका कलर भी चेंज नहीं होगा। जिसको तवा सीजन करना आ गया वो दुनिया का किसी भी तरह का डोसा बहुत ही आराम से बना सकता है। मैंने भी प्रॉब्लम फेस की है। जैसे ही हम तवे के ऊपर बटर स्प्रेड करते हैं वो चिपक जाता है और हमारा डोसा बहुत बार खराब हो जाता है। तवा सीजन करना मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है, लेकिन आज बिगनर्स के लिए एक टिप है कि किसी भी तरह का, मतलब कोई भी तवा हो आपका, हल्का सा पानी उसके ऊपर डाल के प्याज का एक स्लाइस लेके उसको अप्लाई कीजिए थोड़ी देर के लिए और उसके बाद अपना बैटर डालिए। और ये करने से आपका डोसा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, तवे के साथ आराम से पलटी हो जाएगा। इवन कि ये जो डोसा मैं बना रही हूँ ये रागी और चने की दाल से बनाया गया है। प्याज अप्लाई करने के अलावा एक और टिप है जो मैं अक्सर यूज करती हूँ, मतलब मेरी यही फेवरेट है कि पहले आपने तवे के ऊपर ऑयल अप्लाई किया, उसके बाद आपने पानी का छींटा मारना शुरू करना है। दोबारा से फिर ऑयल अप्लाई करेंगे, फिर पानी का छींटा मारेंगे और पानी हम तब तक इसके ऊपर डालते रहेंगे जब तक पानी तवे के ऊपर स्लिप होना ना शुरू हो जाए। आपको वो वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे तवे के ऊपर स्लिप होते हुए। तो जैसे ये नजर आना शुरू हो जाए तब आपका तवा समझो रेडी है। हरी चटनी बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, लेकिन अच्छी चटनी बनाना एक टास्क ज़रूर होता है। धनिया पुदीना अगर दोनों ऐड करके आप बनाते हैं चटनी तो 70-30 का रेशियो रखना। 70% धनिया और 30% पुदीना होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐड करने से चटनी बढ़िया नहीं बनती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो ज़रूर उसमें जानी चाहिए। विंटर्स में चटनी बनाएं तो उसमें आंवला ज़रूर ऐड करना है, और गर्मियों में जैसे समर्स में आजकल बनाते हैं तो कच्चे आम वो ज़रूर ऐड करना। उसके बाद नींबू ऐड करना है, नहीं करना है, कितना ऐड करना है वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन उसके अलावा इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन जाता है, थोड़ा सा नमक जाता है स्वाद अनुसार, और बर्फ़ डालना। हमेशा जब भी आप चटनी बनाओ तो उसमें बर्फ़ डालो। अगर पानी डाल रहे हो तो बिल्कुल चिल्ड वाटर डालना। इससे इसका कलर बहुत ग्रीन आता है और बहुत दिनों तक कलर ऐसा ही रहता है। स्प्राउट्स बनाना सबके लिए डिफिकल्ट ना भी हो, लेकिन बिगनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि जिनको प्रॉपर वे नहीं पता कि एक्चुअल में कोई भी दाना अंकुरित कैसे होता है तो वो बना नहीं सकते। तो कोई भी सीड है उसे चाहे आप मिट्टी में लगाइए या ऐसे उसके स्प्राउट्स रेडी कीजिए। उसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होना चाहिए। हल्का मॉइस्चर, मतलब हल्की सी नमी उसको चाहिए होती है। और स्प्राउट्स बनाने के लिए कोई भी फैंसी बर्तन आपको नहीं चाहिए और ना ही वो पोटली बांधने वाली मेहनत करने की ज़रूरत है। सिंपल, जिस पानी में आपने उसको सोक करना है एटलीस्ट 4 से 5 घंटे, कोई भी दाल जो आप अंकुरित करना चाहते हैं उसे सोक करके रखिए और उसके बाद उसका पानी जो है पूरा निकाल दीजिए। उसी बर्तन में उसे एज इट इज छोड़ दीजिए। एक कोई भी क्लॉथ नैपकिन उसको प्रॉपर गीला कीजिए, अच्छे से उसको निचोड़ के उसके ऊपर हमने उसको रख देना है। ऊपर से हमने लिड लगा देनी है। एक का दिन बाद चेक कर लीजिए कहीं क्लॉथ नैपकिन पूरी तरह से ड्राई तो नहीं हो गया। अगर ड्राई हो गया है दोबारा से उस कपड़े को गीला करके निचोड़ के फिर से उसके ऊपर ऐसे ही हम रख सकते हैं जब तक प्रॉपर स्प्राउट्स रेडी नहीं हो जाते। आजकल गर्मी है, कोई भी दाल आप अंकुरित करने के लिए रखेंगे तो 1-1.5 दिन के अंदर आराम से हो जाती है। मैंने कल शाम को रखी थी और दोपहर तक ये इतने स्प्राउट्स निकल गए थे। उसके बाद जब मैंने जाके नेक्स्ट मॉर्निंग देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा निकल चुके थे, मतलब ये प्रॉपर रेडी थी। और स्प्राउट्स जितने लंबे होंगे उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। आपको इनको स्टीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको रॉ खाइए, मतलब सैलड की फॉर्म में खा सकते हैं। इनको आप ग्राइंड करके पराठा में डाल के खा सकते हैं। इनको अपने ऑमलेट वगैरह में डाल सकते हैं, चीला में डाल सकते हैं, टिक्की वगैरह बना सकते हैं। और स्प्राउट्स हम सबको खाने चाहिए। एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का।
प्लस आपके गट के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। बिना ज़्यादा एफर्ट किए अगर आप राजमा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो जब आप उसे बॉईल करने के लिए रखते हैं तो कूट के थोड़ा सा अदरक उसमें डाल देना। काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कटा हुआ अदरक नहीं खाते हैं। एक तेज पत्ता और साथ में एक बड़ी इलायची और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। पानी डाल के बस इसे बॉईल करने के लिए रख दीजिए। एक विसल आ जाए उसके बाद लो फ्लेम पे 20 मिनट इसे और पकाना होता है। और जो सोक्ड राजमा होते हैं, मतलब रात को सोक किए हुए हों, और जो तड़का इनके लिए रेडी करना होता है उसे बाद में ग्राइंड करके उसका प्योरे बना के डालें तो राजमा बहुत बढ़िया बनते हैं। राइस वॉश करने के लिए छोटी सी टिप दे रही हूँ, क्योंकि जो लोग इस जॉब में बिल्कुल नए होते हैं उनके लिए कई बार मुश्किल होता है और वॉश करते हुए राइस सिंक में ही गिर जाते हैं। तो बस एक बर्तन आपने नीचे रखना है और ऊपर से छन्नी में राइस डालने हैं। विस्कर के साथ इसे चलाइए, अच्छे से आपके चावल जो है वो धुल जाएंगे। और वॉश करने के लिए जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे प्लांट्स में डालिए, उसे सिंक में नहीं फेंकना। और कम से कम भी 3 बार इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आपका एक दाना चावल का भी सिंक में नहीं गिरेगा। तड़का लगाते हुए गरम तेल में जब भी हम राई डालते हैं या सरसों डालते हैं तो सारे दाने कूद कूद के बाहर आते हैं और पूरे काउंटर टॉप पे आपको राई या सरसों ही नजर आती है। तो इसका बेस्ट वे है कि गरम तेल में राई या सरसों वगैरह डालने से पहले इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालिए, फिर डालिए इसमें जो भी आप डालना चाहें। तो मैंने यहाँ पे जैसे राई डाली है, जीरा डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, तो एक भी दाना बाहर नहीं आएगा। और तड़का लगाते हुए एक प्रॉब्लम और जो सामने आती है, जो बिगिनर्स को पता नहीं चलता कि क्यों आ रही है, कि पूरा घर खांस रहा होता है, वो होता है जब हम चिलीज जो हैं वो टमाटर डालने से पहले डाल देते हैं। जब भी आप तड़का रोस्ट करो, प्याज ब्राउन हो गया तो आपने चिली पहले नहीं डालनी है, पहले आपने टमाटर ऐड करने हैं। तो कोई भी है, लाल मिर्च का पाउडर डालना चाहते हैं आप, ग्रीन चिलीज डालना चाहते हैं, टमाटर डालने के बाद ही उनको ऐड करना है, क्योंकि मिर्च में कैप्साइसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो उसके तीखेपन का सोर्स है। जब हम मिर्च के बाद टमाटर डालते हैं तो उसका पानी गर्म तेल से टकराकर स्टीम और छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ा देता है, और ये ड्रॉपलेट्स कैप्साइसिन को भी साथ में लेकर हवा में फैल जाते हैं और आपके नाक, गले और आंखों में बहुत ही जलन पहुंच जाते हैं। और टमाटर अच्छे से गल जाएं उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के लिड लगा के उनको पकने दीजिए। उससे आपका तड़का जल्दी भी रेडी हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। और जब भी आप कोई ऐसी सब्जी बनाएं जिसमें आप चाहते हैं कि उसका टेक्सचर, उसकी जो ग्रेवी है वो स्मूथ हो, थोड़ी सी थिक हो, तो उसके लिए बेसन ऐड करना होता है। तड़का जब आप रोस्ट कर रहे हैं उसमें 2 चम्मच बेसन ऐड कर लीजिए, फिर आप पानी डालिए। जैसे मैं यहाँ पे आलू मटर बना रही हूँ, तो आलू मटर वैसे आप देखें तो कई बार पतले बन जाते हैं, या फिर बॉयल आलू को ग्रेट करके उसमें डालना पड़ता है, लेकिन बेसन डाल देने से टेस्ट भी बढ़िया आता है और उसका टेक्स्चर भी बहुत बढ़िया हो जाता है। अच्छा, रोटी अगर हेल्दी खाना चाहते हैं तो डो हेल्दी करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, कभी भी अकेला व्हीट फ्लावर का डो रेडी मत करो, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा ऐड करो जो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। जैसे रागी का आटा इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप जौ का आटा डाल सकते हैं, जैसे आजकल गर्मियाँ वगैरह है ना। प्रोटीन के लिए आप इसमें थोड़ा सा पनीर डाल सकते हैं ग्रेट करके, सोया डाल सकते हैं, और साथ में दही ज़रूर डालो। जब भी हम आटे में दही डाल के उसको गूंथते हैं तो एक तो उसका प्रोटीन रेशो थोड़ा सा बढ़ जाता है, दूसरा डो बहुत सॉफ्ट रेडी होता है, और तीसरा फर्मेंटेशन होती है उसमें। डो को बना के 2-3 घंटे के लिए जब हम बाहर रख देते हैं तो आजकल गर्मी है तो जल्दी फर्मेंट हो जाता है। तो इस तरह से डो रेडी करने से बहुत ही सॉफ्ट डो रेडी होता है। जब नॉर्मल गेहूं के आटे के साथ हम डो रेडी करते हैं तो बहुत ही स्ट्रेची होता है। आप कभी भी उसको स्ट्रेच करके देखना वो कितना स्ट्रेची होता है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। लेकिन ग्लूटेन का रेशो फिर कम हो जाता है जब हम इस तरह की चीजें उसमें ऐड कर देते हैं, और आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है। मेयोनीज में बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल होता है। मैंने हमेशा कहा है कि उसे लाना बिल्कुल बंद कर दो। क्विकली, मतलब विद इन 2 मिनट्स आप अपने घर में कोई भी ऐसी स्प्रेड बना सकते हैं जिसे आप सैंडविच में या सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई एक रेसिपी सीख लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी स्प्रेड्स बनानी आनी चाहिए। तो पनीर डालना है, दही डालना है, दोनों चीज़ें मस्ट हैं। उसके अलावा आप इसमें शिमला मिर्च डाल सकते हैं, या फिर इसमें टमाटर डाल के देखो। टमाटर डाल दो, लहसुन डालो, नमक डालो, और बस इसे ग्राइंड कर लो, और विद इन 2 मिनट्स आपके घर की बनी हुई स्प्रेड रेडी हो जाती है।
जब भी हम पैकेट से कोई भी चीज़ कंटेनर में फिल कर लेते हैं, बाकी पैकेट जो बच जाता है उसे या तो रबर बैंड लगाना पड़ता है या फिर कोई क्लिप जो आते हैं वो लगाने पड़ते हैं। कई बार वो चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती और बहुत सारी हमको चाहिए होती है क्योंकि बहुत सारे पैकेट्स होते हैं घर में। तो ये ट्रिक सीख लीजिए। इस तरह फोल्ड करने से मॉइस्चर भी पैकेट के अंदर नहीं जाएगा और आपका सामान भी बाहर नहीं आएगा। चॉपिंग बोर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेरा तो खुद बहुत इस्तेमाल होता है, तो वीक में एक बार इसका अच्छे से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो चॉपिंग बोर्ड को जैसे हम वॉश करते हैं सोप वगैरह के साथ, वैसे ही वॉश करना है। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये मैंने अपने पास एक बॉटल ज़रूर रखी हुई है, क्लीनिंग में बहुत काम आती है ये। अगर आप इजी चीज़ करना चाहते हैं तो ये बॉटल एक अपने पास ज़रूर रखो किचन में। थोड़ी सी बस डालनी होती है, 10 मिनट इसको लगा के छोड़ देना चॉपिंग बोर्ड पे और हल्का सा बस रब करोगे और वॉश कर लेना, ये आपका रेडी है। इसके अलावा फिर वही आप बेकिंग सोडा डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो, साथ में विनेगर डाला थोड़ा सा और नींबू के साथ उसको रब कर लेना। देखो ये रिएक्शन करती हैं चीज़ें आपस में और कोई भी चिकनाई वाली चीज़ होती है वो क्लीन भी हो जाती है और डिसइंफेक्ट भी हो जाती है। और बाद में फिर इस पर कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल लगा के इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना। ऐसे ही कभी कभी मंथ में चाहे एक बार सही, जितने भी आपके वुडन स्पैचुला होते हैं उनको गरम गरम पानी में नमक डाल के, बेकिंग सोडा डाल के, साथ में विनेगर डालिए, थोड़ा सा लेमन डाल लीजिए। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप इसको बॉयल होने दीजिए। तो आप देखेंगे कितनी चिकनाई जो हमें लगती है कि नहीं है पर होती है इनके ऊपर, बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं, तो डिसइंफेक्ट करना भी ज़रूरी होता है इनको। तो इनको पानी में बॉयल होने दीजिए, 10 मिनट बॉयल कीजिए। उसके बाद नॉर्मली पानी के साथ इसको वॉश कर लेना, ड्राई कर लेना बिल्कुल। उसके बाद वही कोकोनट ऑयल थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी शाइन भी बढ़ जाती है, लाइफ भी बढ़ जाती है। तो जैसे ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, और भी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं पूरा ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने का। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।